Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Directive Principle of State Policy, Part 4 of the Indian Constitution. लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के डिफरेंस को देखा था, डीपीएसपी का मीनिंग और आर्टिकल 36, 37, 38 एंड 39 डिस्कस किए थे। आज हम डीपीएसपी के रिमेनिंग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 39A टू आर्टिकल 51 और हम देखते हैं ये आर्टिकल्स एंड देन वी विल कंप्लीट डीपीएसपी। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 39A, पहले हम देखते हैं आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A provides equal justice and free legal aid to all citizens, especially to poor and weaker sections of the society. आर्टिकल 39A का क्या पर्पस है कि इक्वल जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए, और फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन्स। अगर कोई लीगल एड, लीगल हेल्प को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, स्पेशली पुअर वीकर सेक्शंस है जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, लीगल एड नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो उसको फ्री लीगल एड दी जाए, स्पेशली टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि सबको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। It was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उसमें आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में। डीपीएसपी मेंशन है आर्टिकल 36 से 51 तक। पहले हमने 36 से 39 ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो आज हम 39A से 51 तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत टू प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस। ये विलेज में पंचायत बनाई जाए ताकि वहाँ पे जो भी इश्यूज होते हैं तो पंचायत तक पहुँचकर उसका वो सोल्यूशन निकाल सके। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत टू प्रमोट सेल्फ गवर्नेंस। आर्टिकल 41, इट प्रोवाइड्स अ राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ये बोलता है आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 कि सबके पास काम करने का अधिकार है, एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है, और पब्लिक असिस्टेंस जैसे ओल्ड एज पेंशन है। अगर ओल्ड एज में कोई काम नहीं कर पा रहा तो उनको सरकार द्वारा पेंशन दी जाए। कोई हैंडीकैप है, वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसको पब्लिक असिस्टेंस दी जाए, पेंशन दी जाए। तो आर्टिकल 41 ये कहता है राइट्स द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। सबको काम मिलना चाहिए लेकिन काम करने लायक हो, मतलब जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। ऐसा काम होना चाहिए जो ह्यूमन के लिए सूटेबल हो, जिससे लोगों को नुकसान ना पहुंचे उस काम से। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ भी आर्टिकल 42 में आता है, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ आता है आर्टिकल 42 डीपीएसपी में। 43, वर्कर्स शुड रिसीव अ लिविंग वेज एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस। तो वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उन्हें लिविंग वेज मिलना चाहिए, मतलब इतना वेज मिलना चाहिए जिससे उनका गुजर बसर हो सके, गुजारा हो सके, लिविंग वेज मिलना चाहिए। एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस शुड बी डिसेंट, लाइक पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। ये सब वर्किंग कंडीशन सुटेबल और डिसेंट होनी चाहिए उनके लिए। आर्टिकल 43A, it ensures that workers are involved in मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ये कहता है कि वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट में भी अपना पार्ट ले सके, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी वर्कर्स का एक स्टेक होना चाहिए, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही आर्टिकल 43 को भी ऐड किया गया, जो कहता है कि वर्कर्स को मैनेजमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे लीडर्स यूनियन होते हैं, वो उसी का ही पार्ट है। इसी आर्टिकल की वजह से वो लीडर यूनियन बना सकते हैं, मैनेजमेंट तक अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 43 है। नेक्स्ट है 43B। आर्टिकल 43 था जो कह रहा था वर्कर शुड रिसीव लिविंग वेज एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशन। एक लिविंग वेज और अच्छे वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए। 43A,
43A ने ये कहा कि वर्कर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होने चाहिए। एंड 43B बोलता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है उनके मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके बेनिफिट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं। जैसे मेंबर्स को लोन चाहिए तो उनको कम इंटरेस्ट पे कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को। तो 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। इट वॉज एडिड बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 43B को 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में ऐड किया गया था, ये पहले नहीं था। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इक्वल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 कहता है कि सबके लिए इक्वल लॉज, नियम कानून बराबर होने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन। ठीक है, सबके लिए जो लॉज हैं वो इक्वल हो। सभी भारत नागरिकों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए। ये आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन, जरूरी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए 14 साल तक के बच्चों को। आर्टिकल 45 कहता है सब। 46 एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। एजुकेशन का और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए SC ST और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वो 46 कहता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का इनका ध्यान रखा जाए। जो SC ST OBC अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल है, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। आर्टिकल 47 रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड न्यूट्रिशन, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये जो लिविंग न्यूट्रिशन है वो अच्छा मिलना चाहिए, सबको बेटर होना चाहिए। और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, हेल्थ सेक्टर में भी काम करना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उसके इसमें कवर हो जाएंगे। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री होता है एनिमल्स की केयर करना, ये सब केयरिंग ऑफ एनिमल्स उसमें आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री में। आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 48A। इट वाज एडिड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था 1976 में, 1976 में। जितने आर्टिकल में आपको ऐसा के अल्फाबेट दिखेंगे, 48A, 43A, 43B, उन सबको किसी अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम देखते हैं आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मोन्यूमेंट्स को और नेशनल इम्पोर्टेंस की जो जगह है उनको प्रोटेक्ट करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एक DSP PSP है। आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से अलग है, अलग अलग फंक्शन करे, ऐसा आता है आर्टिकल 50। द स्टेट शुड एंश्योर दैट देयर इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। दे बोथ आर सेपरेटेड, कि जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, ये आर्टिकल 50 कहता है। ठीक है, ये सब DPS में है, स्टेट को डायरेक्शंस, दिशा निर्देश किए गए हैं कि स्टेट ये सब चीजें इंश्योर करे। जबकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि DPSP नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। मतलब अगर DPSP को फॉलो नहीं किया जा रहा तो उसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके लिए नॉन जस्टिशिएबल होते हैं DPSP। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। बट ये डायरेक्शंस है, दिशा निर्देश दिए गए हैं स्टेट को, और स्टेट का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 में था। हमने लास्ट वीडियो में सब डिटेल में डिस्कस किया था, जरूर देखना।
आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति उसको प्रमोट करना, ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा आर्टिकल 51 कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे आर्टिकल्स जो हमने देखे। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 36, 37, 38, 39 डिस्कस किया था। आज 39A से लेकर के 51 तक हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लास्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी थी, उसमें हमने डीपीएसपी का मीनिंग, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फ़र्क होता है वो डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना उसे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इन आर्टिकल्स की। आर्टिकल 39A कहता है फ्री लीगल एड, ये सबको न्याय मिल सके, तो जो लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री लीगल एड दी जाए। इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत बना सकते हैं। आर्टिकल 41 इट प्रोवाइड्स द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सबका अधिकार है काम करने का, शिक्षा का और पब्लिक असिस्टेंस का। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, काम जो वो करे वो मानवीय स्थितियों में हो, मतलब ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वर्क की, इसमें ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान ना हो, ऐसा वर्क कंडीशंस होनी चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ भी इसी में आता है। आर्टिकल 43 वर्कर्स शुड रिसीव अ लिविंग वेज एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, उनको एक लिविंग वेज, एक ऐसा वेज मिले जिससे उनका गुजर बसर हो सके और वर्किंग कंडीशन डिसेंट होनी चाहिए। आर्टिकल 43A कहता है कि वर्कर्स को पार्ट लेना सकते हैं मैनेजमेंट में, इसको भी ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 43B फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट वाज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भारत के नागरिकों के सभी नागरिकों के लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 46 कहता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST वीकर सेक्शन, उनका एजुकेशन का, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का उनका ध्यान रखा जाए। 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 एनिमल्स की, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है और एग्रीकल्चर की। आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, it was added by 42nd constitutional amendment 1976. 49 monuments और places of national importance, उनको बचाने की बात करता है। 50 separation of judiciary from executive और 51 promotion of international peace and security, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति, ये भी स्टेट की इंश्योर करना उसकी डायरेक्शन है DPSP। So I hope you like it and understood this DPS piece. Thank you everyone. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you everyone.